हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एकेएस इंजीनियरिंग अकेडमी में। तो बेसिकली पिछली बार हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को स्टार्ट कर चुके हैं और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कुछ बेसिक टर्म्स को जाना था। जैसे कि हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में बेसिक प्रॉपर्टीज को जाना है, वैसे ही हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी कुछ बेसिक टर्म्स को जानेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा एडवांस को कवर करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने कुछ मटेरियल्स के बारे में जाना था कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में किस टाइप के मटेरियल्स को यूज किया जाएगा। फिर उसके बाद हमने सॉलिड को जाना था कि सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 टाइप के सॉलिड्स होते हैं। फिर हमने लोड को जाना था क्योंकि मटेरियल पे जब लोड लगाएंगे तभी तो स्ट्रेंथ का पता लगेगा। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रेन को, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करें, जब भी किसी भी बॉडी में लोड लगाया जाता है तो वो बॉडी क्या होती है, स्ट्रेन में जाती है। मींस उसमें कुछ ना कुछ इलॉन्गेशन क्रिएट होने वाला होता है या फिर डिफॉर्मेशन क्रिएट होता है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेन। तो देखिए, स्ट्रेन को अगर हम लोग डिफाइन करें तो स्ट्रेन क्या है, सिंपल से स्ट्रेन क्या है कि रेशियो है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। तो स्ट्रेन के एक्चुअल में एक रेशियो है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, जिसे एक्चुअल में परसेंटेज में मेजर किया जाता है, ठीक है। ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इसको परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला किसी भी बॉडी में 1% स्ट्रेन है, ठीक है, या 2% स्ट्रेन है, तो मींस जो स्ट्रेन है वो किसमें गिवन हुआ है, आपकी परसेंटेज में गिवन है, ठीक है। चलिए, तो देखिए स्ट्रेन को एप्सिलॉन से डिनोट किया जाता है। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो देखो यूनिट, तो यूनिट क्या है, देखो चेंज इन डायमेंशन। डायमेंशन क्या होती है, लेंथ विड्थ हाइट, कुछ भी हो सकती है, तो उसकी किसमें लिया जाएगा, मीटर में। और इनर डायमेंशन क्या हो सकती है, आपकी सेम लेंथ विड्थ एंड हाइट, तो ये भी क्या होगी, मीटर में। तो कैंसिल आउट, क्या बन गया है, 1। तो मींस जो स्ट्रेन है एक्चुअल में वो एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो स्ट्रेन क्या है, यूनिटलेस और डायमेंशन, मतलब इसकी कोई भी यूनिट नहीं है और कोई भी डायमेंशन नहीं है, ठीक है। अब देखिए स्ट्रेन को अगर जाने तो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो 3 टाइप की स्ट्रेन है। तो चलिए इन तीनों टाइप में पहले टाइप को हम लोग समझते हैं, टेंसाइल स्ट्रेन क्या है। जिसे हम लोग एक्चुअली एप्सिलॉन P से डिनोट करेंगे, ठीक है, मींस टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंपोनेंट है और इस कंपोनेंट पे कोई पी लोड लगाया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो पी लोड है एक्चुअली में इसका नेचर किस टाइप का है, क्या ये इसकी लंबाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस बार की कंपोनेंट की लंबाई को क्या कर देगा, डेल्टा एल इंक्रीज कर देगा, ठीक है। मान लेते हैं इसकी कोई ना कोई ओरिजिनल लंबाई थी, मतलब जो इसकी पहले की लंबाई थी वो कितनी है, एल है, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेन विल बी क्या होगा, आपका चेंज इन डायमेंशन कितना है, डायमेंशन में चेंज कितना है, डेल्टा एल का चेंज है। और ओरिजिनल डायमेंशन कितनी थी, तो पहले कितनी थी, एल थी, ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाता है, टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है। और टेंसाइल स्ट्रेन को हमेशा कैसे कंसीडर किया जाता है, पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो देखिए जब भी किसी भी बॉडी में टेंसाइल लोड लगाया जाता है तो उस बॉडी में जो स्ट्रेन डेवलप होती है उसी स्ट्रेन को क्या कहा जाता है, टेंसाइल स्ट्रेन कहा जाता है। और उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, डेल्टा एल ओवर एल। डेल्टा एल इज द चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन इट मे बी लेंथ विड्थ एंड हाइट, कुछ भी हो सकती है। चलिए तो नेक्स्ट कंप्रेसिव स्ट्रेन को जानते हैं। जिसे एप्सिलॉन सी से शो किया जाएगा। तो देखिए सेम हम कंसीडर करते हैं कंपोनेंट, और इस कंपोनेंट में कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगा रहे हैं हम लोग, एक फोर्स लगा रहे हैं, पी लोड लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये पी लोड क्या चाहेगा कि ये जो बार है इसकी लंबाई को क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, ठीक है।
तो मान लेते हैं कि कुछ देर बाद क्या हुआ, इस पी लोड ने इस डेल्टा एल मींस डिक्रीमेंट लिया है, ठीक है, और इसकी कोई ना कोई ओरिजिनल लंबाई होगी, तो मान लेते हैं इसकी ओरिजिनल लंबाई है एल। तो अगर हम बात करें एप्सिलॉन सी की, दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल, मींस चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। और इसे क्या कंसीडर किया जाएगा, नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि ये क्या करना चाह रहा है, इसकी लंबाई में डिक्रीमेंट लाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए इसमें क्या लगाया है, नेगेटिव साइन को लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो शियर स्ट्रेन समझने से पहले सेम हम अज्यूम करते हैं कंपोनेंट, और इस कंपोनेंट को हमने क्या किया है, बॉटम से फिक्स कर दिया है। अब हमने क्या किया, इसमें एक पी लोड लगा है, ठीक है, ये कोई मॉलिक्यूल की लेयर है, हमने सबसे पहले वाली मॉलिक्यूल की लेयर पे क्या किया, एक पी लोड को एग्जर्ट किया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि जब ये पी लोड में ये फोर्स लगेगा, ठीक है, तो जब ये फोर्स लगेगा तो क्या होगा, ये जो फर्स्ट लेयर है थोड़ी सी आगे को डिस्प्लेस हो जाएगी, परंतु इसकी जस्ट नीचे वाली लेयर इसके साथ क्या होगी, कोहेरेंट फोर्स के द्वारा जुड़ी हुई होगी, तो ये भी क्या चाहेगी, थोड़ा सा आगे ट्विस्ट हो जाए, ठीक है। तो क्या अगर देखें कि बॉटम वाली लेयर जो होगी, जो सबसे बॉटम पे लेयर होगी, ये वाली जो लेयर होगी, क्या ये डिस्प्लेस हो पाएगी, ये तो क्या है आपका फिक्स्ड है, तो ये तो डिस्प्लेस होने वाली नहीं है, ठीक है। परंतु अगर हम थोड़ा सा ऊपर ऊपर को देखें तो उनमें हल्का हल्का सा क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो ये जो कंपोनेंट है ये कुछ इस टाइप से डिस्प्लेस हो जाएगा, देखिए, तो कुछ इस टाइप से डिस्प्लेस हो गया, मतलब पहले मान लो ये था, अब जो कंपोनेंट है वो कुछ इस टाइप से हो गया है, तो क्या इसने कोई ना कोई थीटा एंगल फॉर्म किया है, ठीक है। तो मान लेते हैं इस कंपोनेंट की कोई ना कोई लंबाई थी, और इस कंपोनेंट की लंबाई है एल, कैपिटल एल, ठीक है, और जो एंगल में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, जो एंगल में डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके द्वारा जो यहाँ पे डिस्टेंस बनी है, इसको हमने क्या कहा, डेल्टा एल, ठीक है, या इसे थीटा ना शो करके हम लोग फाई शो कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि शियर स्ट्रेन को फाई से डिफाइन किया जाता है, या कभी कभी गामा से भी डिफाइन किया जाता है। चलिए अब देखिए, शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होता है, tan फाई। तो शियर स्ट्रेन किसके बराबर होता है, tan फाई के बराबर, ठीक है। तो शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू, अब tan फाई की अगर बात की जाए तो tan फाई क्या हो गया आपका, डेल्टा एल ओवर एल, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो शियर स्ट्रेन क्या निकल के है, डेल्टा एल ओवर एल मींस चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। या फिर इसे दूसरे टर्म्स में कैसे डिफाइन किया जा सकता है, देखिए tan फाई इज इक्वल टू शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो शियर स्ट्रेन क्या होता है आपका, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। tan फाई को क्या लिखा जाता है, sin फाई अपॉन cos फाई। अब देखिए क्या, अगर मैं बात करूं sin थीटा, अगर sin 0 है, सॉरी sin 0 डिग्री है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर हम देखें sin 90 डिग्री तो उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, 1, ठीक है। वैसे अगर cos 0 डिग्री की बात करें तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, और sin cos 90 की बात करेंगे तो क्या होगी इसकी वैल्यू 0। मतलब अगर एंगल बढ़ रहा है तो वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है इन केस ऑफ साइन। परंतु अगर कॉस की बात करें तो कॉस में क्या है, जो फाई मींस एंगल बढ़ रहा है, तो एंगल के बढ़ते बढ़ते क्या हो रहा है, हमारा जो वैल्यू है उसमें क्या आ रहा है, डिक्रीमेंट आ रहा है, ठीक है। और जो फाई है एक्चुअल में बहुत ही कम है, ये तो नहीं होगा कि हमने पूरी बॉडी को क्या कर दिया कि इतना ज्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दिया, तो ये फाई क्या होगा, काफी कम होगा, ठीक है। तो फाई क्या है, बहुत बहुत ज्यादा छोटा है। अब देखिए अगर फाई बहुत ज्यादा छोटा है तो क्या, अगर मैं देखूं तो साइन 0 की वैल्यू क्या 0 ही दिख रही है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर साइन कुछ थीटा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, थीटा। तो वैसे अगर साइन फाई है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, फाई, ठीक है। तो इस साइन फाई के बदले क्या लिखा जा सकता है, सिंपली फाई, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा एल। अब देखिए दूसरी बात अगर करें हम cos फाई की, तो cos फाई अगर ये बहुत छोटा है, मींस 0 डिग्री के नियर अबाउट है, तो क्या उसकी वैल्यू लगभग बनी होगी। तो इसके बदले क्या मैं इसमें 1 ले सकता हूं, ठीक है। तो यहां से फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा एल ओवर एल आ जाएगा, ठीक है। तो शियर स्ट्रेन फाई इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल, ठीक है। तो डेल्टा एल कौन सी डिस्टेंस ली गई है सभी देखेंगे, और फिर उसके बाद अगर हम बात करें एल क्या है, ये वाली डिस्टेंस है, ठीक है। चलिए तो शियर स्ट्रेन आपको क्लियर है। तो देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपका, विच कम्स फर्स्ट, कौन सी चीज पहले आएगी, स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो क्या चीज पहले आएगी, स्ट्रेस आएगी या स्ट्रेन आएगी, ठीक है। तो देखिए एक चीज समझते हैं, जैसे कि मान लेते हैं
कि हमारे पास कोई कंपोनेंट है, जैसे कि हम जानते हैं कि हर कंपोनेंट मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, तो ये कुछ इस टाइप के लेयर्स है, ठीक है। तो ऐसे अज्यूम करिए कि और भी हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो ये पी लोड लगा, अगर ये पी लोड नहीं होता, ठीक है, समझिएगा, अगर ये पी लोड नहीं होता तो क्या ये जो बॉटम वाली लेयर है नीचे जा सकती थी? तो ये नीचे डिस्प्लेस होने वाली नहीं थी, ठीक है। परंतु जैसे ही इसमें पी लोड लगा तो पी लोड क्या करेगा, जो बॉटम वाली लेयर है इसको क्या करेगा, नीचे को डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि कुछ देर बाद ये जो आपकी लेयर है कुछ इस टाइप से डिस्प्लेस्ड हो चुकी है, ठीक है। ये कोई मॉलिक्यूल की लेयर है, ये कुछ इस टाइप से डिस्प्लेस्ड हो चुकी है। तो देखो जैसे ही डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने पी लोड लगाया, पी लोड की सहायता से मींस पी लोड क्या करना चाह रहा है कि जो बॉटम लेयर है उसको क्या करते नीचे करते। तो जैसे ही मॉलिक्यूल की लेयर थोड़ा सा दूर जाएगी तो क्या इसके जस्ट ऊपर वाली जो लेयर है वो किसके साथ जुड़ी हुई है, अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा जुड़ी हुई है, ठीक है। तो अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा जुड़े होने के कारण क्या जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल की लेयर है बॉटम वाली लेयर को क्या कर रहा होगा, एक रेजिस्टेंस फोर्स लगा रहा होगा। मतलब ये चाहेगा कि जो मॉलिक्यूल की लेयर नीचे जाने की कोशिश कर रही है उसको क्या किया जाए, ऊपर को उठाया जाए, ठीक है। तो क्या यहाँ पे मॉलिक्यूल में एक स्ट्रेस डेवलप हो रही है, मतलब क्या कर रहे हैं कि इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स लगा रहे हैं, अपनी तरफ से क्या कर चाह रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल की लेयर है ये क्या कर दे, नीचे को ना जाए, ये क्या हो जाए, ऊपर को आ जाए, ठीक है। तो इसी को क्या कहेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या लगा रहे हैं, एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखो अगर ये लोड ही नहीं होता तो क्या यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस डेवलप होता, तो कोई भी डेवलप होने वाला नहीं था। मान लो हम ही जा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत ही नहीं कर रहा है, तो हमें क्या कोई स्ट्रेस डेवलप होगी, हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है उससे। अगर वो बाई चांस मान लो कि वो कुछ दिक्कत करते हैं तो उस केस में क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, उसको रेजिस्टेंस शो कर सकते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस डेवलप होने का मतलब क्या होता है कि स्ट्रेस डेवलप होता है। तो अगर इस बॉडी में स्ट्रेन ही नहीं आती, तो स्ट्रेन नहीं आती तो क्या स्ट्रेस डेवलप होने वाली थी, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, बेसिकली अगर हम बात करें तो जब भी क्या बॉडी में स्ट्रेनिंग आएगी तो सबसे पहले क्या होगा, बॉडी में स्ट्रेनिंग होगी। स्ट्रेनिंग को कंपनसेट करने के लिए जो मॉलिक्यूल की लेयर है वो नीचे जा रही है उसको बचाने के लिए बॉडी क्या करेगी, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप करेगी और इसी को क्या कहा जाता है, स्ट्रेस कहा जाता है। तो पहले क्या आएगी, स्ट्रेन आएगी, मतलब बॉडी जब इलॉन्गेट होगी, ठीक है ना। तो जब इलॉन्गेट होगी तभी तो क्या करेगी, रेजिस्टेंस लगाएगी। तो पहले क्या होता है, स्ट्रेन आती है, फिर क्या आता है, स्ट्रेस आता है। तो व्हिच कम फर्स्ट, दैट इज आंसर क्या हो जाएगा इसका, स्ट्रेन। क्यों आ रही है, क्योंकि जो स्ट्रेन हो रही है, स्ट्रेन को रेजिस्ट करने के लिए ही स्ट्रेस हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी लोड लगता है तो क्या होता है, स्ट्रेन होती है, ठीक है। इलॉन्गेशन होगा, उसी इलॉन्गेशन को बचाने के लिए मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बनाएंगे उसी। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रेन होगा। चलिए तो एक नोट बना लेते हैं। अब देखिए नोट पे पहले बात करें टेंसाइल स्ट्रेन एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन। तो देखिए अगर हम बात करें टेंसाइल स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेन की, तो क्या टेंसाइल स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेन में क्या एक ही डायरेक्शन में क्या हो रहे थे, आपके चेंजेस आ रहे थे। तो एक ही डायरेक्शन में जब चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, लीनियरली, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे हम, लीनियरली मींस एक ही डायरेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो जो टेंसाइल स्ट्रेन है और जो कंप्रेसिव स्ट्रेन है उसको दूसरे नाम से कहा जाता है लीनियर स्ट्रेन और द लीनियर डिफॉर्मेशन, ठीक है। या तो क्या कह सकते हैं, लीनियर पे डिफॉर्मेशन होता है उसमें, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट है आपका शियर स्ट्रेन। तो अगर हम शियर स्ट्रेन की बात करें तो शियर स्ट्रेन में देखो ये बॉडी ऐसी थी, ये कुछ इंक्लाइंड होगी थी, मींस एक थीटा एंगल पे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या है, एक एंगुलर डिफॉर्मेशन क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो जो शियर स्ट्रेन होती है उसे क्या कहा जाता है, एंगुलर स्ट्रेन या एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो होप आपको स्ट्रेन समझ में आया होगा। तो बेसिक सी चीज है कि स्ट्रेन क्या है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, चेंज इन लेंथ, सॉरी चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। अगर आपको वहां पे दे रहा है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। अगर आपको दिया चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, या बोला चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, ठीक है। तो ये सभी भी क्या है, स्ट्रेन ही है, सब क्या है, स्ट्रेन है। ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, ठीक है, और ये एरिया में स्ट्रेन है, ठीक है। मींस एरिया में चेंजेस आ रहे हैं तो आपको इतना ध्यान रखना है, चेंज इन डायमेंशन, डायमेंशन इट मे बी लेंथ, विड्थ और हाइट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए तो ऐसा कभी भी ऑप्शन दिख रहा है आपको वॉल्यूमेट्रिक और सुपरफिशियल भी बोला जाता है, ठीक है।
या आपको एरिया में कोई स्ट्रेन दिखा रहा है तो चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, ये सभी क्या है हमारी स्ट्रेन है। तो जरूरी नहीं है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या हो स्ट्रेन हो, ठीक है, वो लेंथ के रिस्पेक्ट में अगर चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ आते तो वो भी स्ट्रेन है, ठीक है। चलिए तो देखिए अब हमने क्या किया, बॉडी में लोड लगाया, बॉडी में लोड आया तो लोड के कारण क्या हुआ, स्ट्रेन आई। स्ट्रेन जैसी आएगी तो उसको रिपोज करने के लिए मींस उसको अपोज करने के लिए क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, स्ट्रेस कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्या होगा, बॉडी के अंदर क्या डेवलप हो चुकी है, स्ट्रेस डेवलप हो चुकी है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होगा, स्ट्रेस, ठीक है। चलिए स्ट्रेस समझते हैं, स्ट्रेस क्या होती है, ठीक है। तो एक सेम कंपोनेंट ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई कंपोनेंट है और इस कंपोनेंट में एक पी लोड लगा हुआ है, ठीक है। तो कुछ हम मॉलिक्यूल्स की लेयर ले लेते हैं, बॉटम वाली लेयर है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, इसके जस्ट टॉप वाली मॉलिक्यूल की लेयर है और ये मॉलिक्यूल की लेयर एक और एक मॉलिक्यूल की लेयर, और ये सभी मॉलिक्यूल के लिए क्या कोहेजन फोर्स के द्वारा जुड़ी होंगी। ये तो सभी को पता है कि सेम मटेरियल के बीच में प्रेजेंट अट्रैक्शन फोर्स क्या कहलाता है, कोहेजन फोर्स कहलाता है, ठीक है। अब देखो ये जो पी लोड है, पी लोड क्या चाह रहा होगा, जो सबसे बॉटम वाली लेयर है उसको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है, परंतु इसकी जस्ट ऊपर वाली जो लेयर है वो इसके साथ क्या कोहेजन फोर्स के द्वारा जुड़ी हुई है। तो कोहेजन फोर्स के द्वारा जुड़े होने के कारण ये क्या लगा रही होगी, एक रेजिस्टेंस लगा रही होगी अपर डायरेक्शन को, ठीक है। तो ऐसी करके कि सभी मॉलिक्यूल्स की लेयर में क्या हो रहा होगा, एक रेजिस्टेंस हो रहा होगा कि सभी, अब क्या होगा देखो एक बात समझना कि नीचे जो नीचे वाली लेयर है उसको नीचे तो खींचने की कोशिश कर रहा है, उसको सपोर्ट किसने किया, सेकंड लेयर ने। अब ये क्या चाहेगा कि सेकंड लेयर तू सपोर्ट कर रही है तो तेरे को भी नीचे ले जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सेकंड लेयर को भी नीचे को खींचने की कोशिश करेगा। ऐसी क्या करेगी, थर्ड वाली अपोज कर रही होगी तो उसको भी क्या करेगा, नीचे की खींचने की कोशिश करेगा। तो मतलब क्या है, इन सभी लेयर्स में क्या हो रहा होगा, एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो रहा होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कुछ यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, ठीक है। यहां का कुछ ना कुछ एरिया होगा और इसी एरिया को क्या कहा जाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। वह एरिया जो हमें नहीं दिखता है उसे क्या कहा जाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे कि अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर एरिया तो आपको दिख रहा है ना, तो ये क्या कहलाता है, सरफेस एरिया। परंतु अगर इसके अंदर का एरिया आपसे पूछूं तो आप बता सकते हैं कि यहाँ का एरिया कितना होगा, नहीं बता सकते ना, तो ये क्या कहलाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। परंतु क्या ये इसके ही तो बराबर होगा ना, अगर यहाँ पे 2 मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे कितना होने वाला है, 2 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कहलाएगा आपका क्या, सरफेस एरिया। अब मान लेते कि पी लोड की वैल्यू थी 100 न्यूटन, ठीक है, मान लिया हमने कि जो पी लोड है उसकी वैल्यू कितनी है, 100 न्यूटन। तो क्या अगर मैं बात कर रहा हूं विद इन सेफ कंडीशन की, तो सेफ कंडीशन में क्या जो पी लोड जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं लोड, वो क्या मॉलिक्यूल के द्वारा रेजिस्टेंस के बराबर ही होगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि सेफ कंडीशन मतलब ये बार अभी टूटी नहीं है। अगर ये टूट जाती है तो हम कहेंगे कि हाँ ये जो पी लोड था वो रेजिस्टेंस से क्या है, ज्यादा है, तभी तो क्या हुआ, ब्रेकेज हुआ है, ठीक है। अगर ये कम हुआ तो ये तो क्या है, सेफ कंडीशन में रहेगा, ठीक है। तो अगर ये बराबर है उस केस में भी क्या रहेगा, सेफ कंडीशन में रहेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका सरफेस एरिया है 4 मीटर स्क्वायर और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी कितना होगा, फिर 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बोलूं 4 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया में डेवलप्ड इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स कितना दिख रहा है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्या ये भी 100 ही है, तो कितना है, 100। अगर बात करें यूनिटरी मेथड, सभी ने पढ़ा होगा, यूनिटरी मेथड में अगर मैं बोलूं कि 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया में डेवलप्ड इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स कितना होने वाला है, तो सब बोलेंगे कितना होगा, 25, ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाता है, आपका स्ट्रेस, जिसे हम लोग सिग्मा से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया में डेवलप्ड इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्या कहलाता है, आपका स्ट्रेस कहलाता है, ठीक है। यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया कह रहे, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में डेवलप्ड इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्या कहलाता है, आपका स्ट्रेस कहलाता है, ठीक है। अब देखो इस 25 को क्या मैं 100/4 लिख लूंगा, तो ये क्या है, तब भी 25 है। इसी 25 को क्या कहा हमने, स्ट्रेस दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू 100 क्या है हमारा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स और 4 क्या है हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, ये एक्यूरेटली बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, एक्यूरेटली। और नॉर्मली अगर आप देखें तो आप क्या बोलते हैं कि फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूं विद इन सेफ कंडीशन, अगर मैं बोल रहा हूं विद इन सेफ कंडीशन, सेफ कंडीशन में क्या कह सकता हूं, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स इज इक्वल टू द अप्लाइड लोड P और क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू द सरफेस एरिया, ठीक है। ये सेफ कंडीशन की बात हो रही है, तो इसीलिए हम लोग स्ट्रेस को P अपॉन A भी कह सकते हैं, मींस अप्लाइड लोड अपॉन सरफेस एरिया भी कहा जा सकता है। परंतु ये खाली वैलिड है कहां तक, सेफ कंडीशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन हुई है, ठीक है, वो कहां तक है, सेफ तक, ठीक है। जब तक ये जो बार है या फिर ये कंपोनेंट है सेफ है, उस केस में ही इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्या होगा, हमारा अप्लाइड लोड के बराबर होगा और जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो सरफेस एरिया के बराबर, ठीक है। चलिए
अब देखिए स्ट्रेस जो होती है हमारी वो एक्चुअली 3 टाइप की होती है, ठीक है। स्ट्रेस 3 टाइप की होगी, या तो टेंसाइल स्ट्रेस होगी, या तो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी, या तो शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं टेंसाइल स्ट्रेस को। सिग्मा टी। तो सेम देखिए, जब भी मान लेते हैं कंपोनेंट है और इस कंपोनेंट में हमने क्या किया, एक पी लोड लगाया, और पी लोड का नेचर कैसा है, इसकी लंबाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन है, मान लो यहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डेवलप हो रहा है। ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो देखिए जब भी किसी भी बॉडी में टेंसाइल लोड को लगाया जाता है तो उसके यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में डेवलप्ड इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स ही टेंसाइल स्ट्रेस कहलाता है, ठीक है। तो जब टेंसाइल लोड लगा रहे हैं तो उसके दौरान जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है उसको क्या कह रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेस कह रहे हैं। अगर हमने कंप्रेसिव लोड लगाया तो उस दौरान अगर आपका कोई भी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो रहा है उसको क्या कहा जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस कहा जाएगा, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, जब भी किसी भी बॉडी में कोई भी टेंसाइल लोड लगाया जाता है तो उस दौरान उसके यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में डेवलप्ड इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स ही क्या कहलाता है, टेंसाइल स्ट्रेस कहलाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस को जानते हैं। सिग्मा सी। तो सेम मान लेते हैं एक कंपोनेंट है और इस कंपोनेंट में एक लोड लगाया पी। तो क्या हो रहा होगा, ये पी लोड इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा होगा, इसकी लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा होगा। तो मॉलिक्यूल्स के द्वारा क्या हो रहा होगा, एक अपोजिट डायरेक्शन में इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो रहा होगा, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो रहा होगा। ये क्या हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया। तो देखिए जब भी किसी भी वस्तु में या किसी भी बॉडी में कंप्रेसिव लोड को लगाया जाता है, ठीक है, तो जब भी किसी वस्तु में कंप्रेसिव लोड को लगाया जाता है तो उसकी यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में डेवलप्ड इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्या कहलाता है, आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस सभी को क्लियर है कि यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में डेवलप्ड इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्या कहलाता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस, जब उसमें कंप्रेशन लोड लगा है, ठीक है। तो देखिए टेंसाइल लोड को टेंसाइल स्ट्रेस को पॉजिटिव लिया जाता है और कंप्रेसिव स्ट्रेस को नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है। आगे जाके आएगा ये। तो नेक्स्ट आपका शियर लोड, शियर स्ट्रेस, जिसे हम टाउ से शो करते हैं, ठीक है। शियर स्ट्रेस को टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। तो शियर स्ट्रेस को समझते हैं। मान लेते हैं सेम हमारे पास एक कंपोनेंट है और जैसे कि हम जानते हैं कि कंपोनेंट छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, तो ये कुछ लेयर्स हैं हमारे कंपोनेंट की। हमने क्या किया, इसमें एक पी लोड लगाया। अभी पी लोड क्या चाहेगा, समझना, ये पी लोड क्या चाहेगा कि जो टॉप वाली लेयर है इसको क्या कर दे, आगे को स्लाइड कर दे, ठीक है। तो जब भी कोई स्लाइडिंग एक्शन क्रिएट होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स में, तो यहाँ पे देखो अगर हम बात करें टेंसाइल और कंप्रेशन में, यहाँ पे क्या कोई मॉलिक्यूल की लेयर में स्लाइडिंग हो रही है, स्लाइडिंग नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स की लेयर एक दूसरे के दूर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इन लोड के कारण। परंतु अगर हम बात करें शियर लोड के कारण क्या होता है कि उनमें क्या होता है, आपका क्या होता है, स्लाइडिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। क्या क्रिएट हो रहा है, स्लाइडिंग इफेक्ट। इसी स्लाइडिंग इफेक्ट को, क्योंकि क्या होगा, देखो जैसे इसकी जस्ट नीचे वाली जो लेयर होगी मॉलिक्यूल की, क्या वो इसके साथ कोहेरेंट फोर्स के द्वारा जुड़ी है। मान लो ये मार्कर है, मैंने इसके बीच में क्या कर दिया, फेविकोल लगा दिया, ठीक है। अब मैं इसे धकेलूंगा, अगर मैं इसे धकेलूंगा तो जो नीचे वाली लेयर है, कि हल्का सा रेजिस्टेंस लगाएगी ना, ये चाहेगी नहीं कि ये जो ऊपर वाली लेयर है आगे हो जाए, तो ये क्या करेगी, एक अपोजिट डायरेक्शन को क्या लगाएगी, एक रेजिस्टेंस फोर्स लगाएगी कुछ इस टाइप से, ठीक है। इसने क्या किया, एक अपोजिट डायरेक्शन में क्या किया, एक रेजिस्टेंस फोर्स लगा। इसी को क्या कहा जाता है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, ठीक है। तो और यहां का अगर एरिया देखा जाए, ठीक है, यहां का एरिया देखा जाए तो इसको क्या कहा जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो सेम अगर बात करें स्ट्रेस मींस शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो सेम सभी में यही फॉर्मूला आएगा, सिग्मा टी इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। सिग्मा सी इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो सभी में सेम फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ पे क्या डेफिनेशन बन जाएगी, जब भी किसी भी बॉडी में शियर लोड लगाया जाता है तो उस बॉडी के यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में डेवलप्ड इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्या कहलाता है, शियर स्ट्रेस कहलाता है, टाउ, ठीक है। चलिए, तो शियर स्ट्रेस सभी को क्लियर है। चलिए एक नोट बना के देखते हैं।
पहला पॉइंट, तो जो टेंसाइल स्ट्रेस है और जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है उसे पॉजिटिव नेगेटिव लिया जाता है, इतना क्लियर है सभी, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें टेंसाइल और कंप्रेसिव के केस में, क्या जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है क्या क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलरली डेवलप्ड हुआ है? यहाँ पे देखो ये क्या परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस के केस में, ठीक है, ठीक है, इन दोनों के केस में क्या होगा, जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस की अगर बात करें तो यहां पे इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्या आपको परपेंडिकुलरली दिख रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया की? क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स कैसा है, ऐसा है, क्लियर है। तो ये कैसे रिलेशन दिख रहा है, मींस कैसा है, ये पैरेलल है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं शियर स्ट्रेस में, तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स इज पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो हमेशा जो शियर स्ट्रेस होती है, मींस शियर स्ट्रेस में इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पैरेलल डेवलप्ड होता है, टेंसाइल और कंप्रेसिव में हमेशा परपेंडिकुलर डेवलप्ड होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हम यूनिट को जानते हैं कि यूनिट क्या होती है आपकी स्ट्रेस की, ठीक है। तो स्ट्रेस सभी का फॉर्मूला तो सेम ही है, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कैसा, इंटरनल रेजिस्टिंग और क्रॉस एरिया कैसा, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स की किसमें ली जाती है, न्यूटन में, और एरिया क्या हो गया, मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या कहा जाता है, पास्कल भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा इतना मेगापास्कल, इतना गीगापास्कल, ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट बात करें फंडामेंटल यूनिट की स्ट्रेस की। तो न्यूटन को देखो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, क्या बन गया है, किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या है एक्चुअल में स्ट्रेस की फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशन क्या होगी, ठीक है। तो देखिए डायमेंशन, तो डायमेंशन देखो हमेशा किससे निकाली जाती है, फंडामेंटल क्वांटिटी से, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट से। तो अगर बात करें स्ट्रेस की, फंडामेंटल यूनिट क्या है, किलोग्राम, तो क्या हो जाएगा m, मीटर मींस l, और l ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, सेम सेकंड t, तो t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, तो ml -1 t -2 इज द यूनिट, सॉरी इज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। अब देखिए इसी नोट में एक पॉइंट लिखते हैं, आपसे जब भी स्ट्रेस का पूछे, जैसे टेंसाइल स्ट्रेस बोले, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस बोले, शियर स्ट्रेस, नॉमिनल स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस, प्रेशर, यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। अगर आपको कुछ भी बोले, स्ट्रेस, प्रेशर, मॉडुलस, कभी भी आपको लास्ट में ये दिख रहा है स्ट्रेस दिख रहा है, कोई भी स्ट्रेस, नॉमिनल स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस, कुछ भी बोल दे, हमेशा उसकी जो यूनिट होगी वो होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। जो उसकी एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उसकी डायमेंशन क्या होगी, हमेशा ml -1 t -2, ठीक है। क्लियर है आप सभी को स्ट्रेस? तो होप आपको आज स्ट्रेस का टॉपिक क्लियर हुआ होगा काफी अच्छे से, ठीक है। तो आज हम लोग का स्ट्रेस कंप्लीट होता है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हुक्स लॉ को जानेंगे, काफी अच्छी तरीके से जानने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर आप नए हैं हमारे इस वीडियो में तो कृपया करके हमारी प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें। तो थैंक यू, और हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन आइकन को दबाना ना भूलें।